हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं पीयूष आटी फिर से नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, अकाउंटिंग रेशियोज का। भैया, रेशियो एनालिसिस वाला जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे ये बहुत काम का है, तुम्हारे सीए फाउंडेशन में भी ये रहेगा चैप्टर। ठीक है, आगे बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल से क्वेश्चन से। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, किसके लिए आए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि एनालिसिस हम किस टाइप से करते हैं, रेशियो एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, किसके लिए हम ये कर रहे हैं, और उससे उसको क्या मिल जाएगा, क्या उखाड़ लेगा वो। ठीक है भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, यानी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग अलग तरीके से एनालाइज करके हम उसे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं लोगों को। ठीक है, अब ये लोग कौन है? ये है यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारी कंपनी, हमारी फर्म के जो रिपोर्ट कार्ड्स है उनको देखने वाले लोग, जिनको पड़ा है यहाँ पे कुछ कि भैया हमें ये रिपोर्ट कार्ड्स देखने हैं। क्यों देखने हैं? या तो वो उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, या फिर वो लेंडर है यानी कि रुपए देने वाले हैं, या फिर हो सकता है वो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस ऑफ अथॉरिटीज यहाँ पे है, और यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स है जिनको ये एनालिसिस चाहिए होता है, जिनको ये स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ताकि ये उसे अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज में ले सकें। अब इसे शॉर्ट में समझाने से तो बेटर है फटाफट से वो वर्ड्स देख लीजिए जो आपको आपके आंसर में लिखने पड़ेंगे। इंटरेस्टेड पार्टीज जो है वो कौन कौन सी है जिनके लिए हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करना पड़ता है? वो है फाइनेंशियल मैनेजर, या फिर आप ये मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कौन कौन एनालाइज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर एनालाइज करता है। आपने बिजनेस मैनेजमेंट में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर है ना, उसमें इसका नाम सुना होगा। फाइनेंशियल मैनेजर अलग अलग टाइप के डिसीजन लेता है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है, आपका रेशियो एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट जो है ये उसे आना चाहिए। ये वो रेशियो एनालिसिस करता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करता है ताकि अलग अलग टाइप से डिसीजन ले सके। इन्वेस्टर, अब इन्वेस्टर भी कौन सा? जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो, या फिर कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर, यानी कि जो बंदा फ्यूचर में रुपए लगाएगा, अभी उसने रुपए नहीं लगाए हैं। कस्टमर्स, मैनेजमेंट, लेबर यूनियंस। मैनेजमेंट को क्या जरूरत है अपने रिपोर्ट कार्ड की? भैया तुम्हें रिपोर्ट कार्ड की क्या जरूरत है? 11th 12th में तुम्हारे 12th वाले रिपोर्ट कार्ड की क्या जरूरत है? तुम्हें भी तो पता होना चाहिए ना कितनी परफॉर्मेंस करी है तुमने, कितना और सुधारना बाकी है। इस टाइप से मैनेजमेंट को भी ये रिपोर्ट कार्ड्स चाहिए होते हैं। ये भी एक टाइप का यूजर है, इंटरनल यूजर इसे हम बोलेंगे। लेबर यूनियंस हो गए, इनको अपने बोनस, प्रॉफिट, इन सबको देखना होता है ताकि वो चेक कर सके भाई प्रॉफिट जो हमने जो प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है उसका कितना परसेंट हमें बोनस मिल रहा है, वगैरह वगैरह। टैक्स अथॉरिटीज ये चेक करती हैं। रिसर्चर्स होते हैं बहुत सारे लोग। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का तो नाम आपने सुना ही होगा, अडानी के शेयर 80% डाउन। ठीक है, वो कौन था? रिसर्चर था, जो बाहर बैठा हुआ बंदा है, या फिर कोई सा भी ऐसा बंदा जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करता है, बहुत सारे डेटा को एनालाइज करता है। आगे ये जॉब बहुत ही ज़्यादा चलने वाली है। यदि आपको सीए नहीं बनना है, रिसर्चर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर आपको इसी भी टाइप की डिग्रीज लेनी होंगी, बढ़िया कॉलेजेस में पढ़ना होगा। आगे हम देखते हैं बैंक्स और लेंडर्स जो होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड आउट करेंगे ताकि आपको आपका जो लोन दिया हुआ है वो अपनी तसल्ली बना सके कि भैया ये बंदा लोन चुकाने वाला है कि नहीं, इसमें इतना पुदीना है कि नहीं। क्योंकि कई लोग होते हैं जो लोन तो ले लेते हैं लेकिन चुकाते नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है वो ये अथॉरिटीज के थ्रू चेक करेगी। रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे कि हमारी बेबी यानी कि हमारी सेबी है, ठीक है, आरबीआई है, ये लोग क्या करते हैं? आपके रिपोर्ट कार्ड्स को चेक करेंगे। चीज समझ में आ रही है आपको? ओके भाई, आगे बात करते हैं हम। अदर्स, यहाँ पे और भी बहुत सारी पार्टीज हो सकती हैं, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनमें आपको ये पूछ सकता है कि हम जो ये एनालिसिस कर रहे हैं वो कौन कौन बंदा यूज लेगा। तो यूजर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं वो यूज ले सकते हैं। ठीक है, उनके नाम लिखना हो तो इस तरह से आप लिख सकते हो। आगे हम बात करते हैं कि हमें एनालाइज क्यों करना है। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को मेजर करना है। अब क्या क्या मेजर करना है हमें? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं। तो रेशियोज वगैरह के थ्रू ही नहीं, ये और भी अदर जो आपके एनालिसिस टूल्स हैं, एनालिसिस टूल्स और कौन कौन से हैं पहले वो देख लो। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारे के सारे आपके टूल्स हैं जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, अलग अलग तरीके से उसे डिकोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब इन टूल्स के थ्रू आप क्या मेजर कर रहे हो? आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस जो है वो कितना स्मूथली रन कर रहे हैं। ठीक है,
प्रॉफिटेबिलिटी को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका ट्रेंड कैसा है। ठीक है, आप आपका आउटकम आपके ऑपरेशंस के बेसिस पे कैसा रहा है। शॉर्ट टर्म पोजीशन आपकी कैसी है, यानी कि यदि शॉर्ट टर्म में आपको कोई पैसा चुकाना है तो उसके लिए पैसा अवेलेबल है कि नहीं है। लॉन्ग टर्म पोजीशन आपकी कैसी है। ग्रोथ पोटेंशियलिटी आपकी आपकी कैसी है, आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उस इंडस्ट्री के जो कॉम्पिटिटर हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है और आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है तो यानी कि ग्रोथ पोटेंशियलिटी आपकी अभी कम है। आप प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखोगे, वो तब हो पाएगा जब आपकी गुडविल अच्छी खासी होगी। चीज समझ में आ रही होगी, सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। ये दुनिया क्या है, गोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिकेट कर सकते हैं आप अपना ट्रेंड, कि आपका ट्रेंड किस टाइप से मूव कर रहा है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, फ्लैट ट्रेंड है। अभी तक जितने भी साल आपने प्रॉफिट कमाया है लगभग लगभग सेम ही प्रॉफिट है, तो ये फ्लैट ट्रेंड हो गया। यदि ग्रोथ वाला ट्रेंड है तो आपका ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर की साइड में मूव करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका जो एनालिसिस है उससे ही आपको पता चलेगा ट्रेंड वगैरह। कंपेयर आप कर सकते हो इंट्रा फर्म और इंटर फर्म, यानी कि आपका खुद का खुद से कंपैरिजन आप कर सकते हो, वो है इंट्रा फर्म। यानी कि पिछले साल मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, इस साल मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, तो ये है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म पोजीशन आपकी कंपेयर कर सकते हो, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि भैया इसने कितना प्रॉफिट कमाया, सेम इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी है उसने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, बेसिस तो सेम होगा ना कंपैरिजन का। चीज समझ में आ रही है क्या। पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हमारे टाइम में तो हम इतना पढ़ते थे, तुम्हारे टाइम में तुम इतना पढ़ते हो, ये वाला कंपैरिजन बेसिकली सही नहीं है क्योंकि टाइम बेसिस अलग अलग है। अब कौन समझाए इन पेरेंट्स को। ठीक है, आगे बात करते हैं। जज कर सकते हैं आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, कि आप कितने ज्यादा स्टेबल हैं, फाइनेंशियली आप कितने ज्यादा साउंड है। ये सारी चीजें आपको किससे पता चलेगी, आपके एनालिसिस से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस आप किन किन लोगों के लिए करोगे भैया, आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए। इंटरेस्टेड पार्टीज वो लोग हैं जो हमारे यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। ठीक है, हम ये क्यों करते हैं, ताकि हम ये काम कर सके, हम मेजर कर सकते हैं हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को, प्रॉफिटेबिलिटी को, शॉर्ट टर्म पोजीशन, लॉन्ग टर्म पोजीशन, पोटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल को, पोटेंशियली हम कितना ज्यादा कमा सकते हैं। इस टाइप की सारी चीजें आप इससे कर सकते हो, पता लगा सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो अपने ट्रेंड को, कंपेयर कर सकते हो इंटर फर्म। ठीक है, जज कर सकते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। ये सारी चीजें आपने कर ली। इसके टूल्स क्या क्या हैं, टूल्स हैं कंपेरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट, या मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। यहां तक तो ठीक है भाई, ये तो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में। किसके बारे में, अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में। तो भैया ये जो अकाउंटिंग रेशियोज है ये क्या है वो अच्छे से समझ लो। ये रिलेशनशिप है बिटवीन टू आइटम्स और ग्रुप ऑफ टू आइटम्स, दो आइटम्स के बीच का हम रिलेशन बता रहे हैं यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियोज के थ्रू। ठीक है, या फिर दो ग्रुप्स के बीच में हम रिलेशन बता रहे हैं, जैसे कि ओनर्स फंड और बोरोड फंड, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स में भी वेराइटी है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे हमारे डिवेंचर होल्डर्स है और बैंक्स हैं और भी लेंडर्स हैं जो हमें बोरोड फंड प्रोवाइड करते हैं। चीज समझ में आ रही होगी, तो ये ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन हो गया। द रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो, परसेंटेज, टाइम्स एंड फ्रैक्शंस। प्योर रेशियो तो आपने पार्टनरशिप में इस तरह से 1:1, 1:2, 2:3 इस टाइप से आपने देखा होगा, ये प्योर रेशियोज हो गए आपके। आपके परसेंटेज को आप समझ ही पा रहे हैं, परसेंटेज में भी हम बता सकते हैं सेल्स का प्रॉफिट से रिलेशन जो है वो हम परसेंटेज में बताते हैं कि सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है हमें। टाइम्स हम ये बता सकते हैं कि हमारे एक्सपेंस के कंपैरिजन में हमने कितना गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो कितना ज्यादा हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर की बात करें तो हम क्या, उसका फॉर्मूला होता है भाई आईसीआर का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट से कितना गुना ज्यादा हमने कमा रखा है, जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं उससे कितना ज्यादा गुना हमारी अर्निंग है। ये हमारी ग्रोथ को बताता है, पोटेंशियलिटी को बताता है। भैया जितना ज्यादा ये रेशियो बड़ा होगा, यानी कि 10 गुना ज्यादा हमने कमाया, 20 गुना ज्यादा हमने कमाया, उतना ही बढ़िया है हमारे लिए, है कि नहीं। तो ये इसका एग्जांपल है। फ्रैक्शंस का मतलब हो गया पॉइंट्स में आ रहा है या फिर 1/2 के फॉर्मेट में आप उसे लिख रहे हो। हालांकि ऐसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये आपके 4 तरीके रहेंगे किसी भी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के। ठीक है, और आगे बात हो रही है कि रेशियो एनालिसिस क्या है। रेशियो एनालिसिस हमारे लिए क्या है, एक टूल है, टेक्निक है, जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं।
ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को बताता है भाई, क्वालिटेटिव रिलेशनशिप को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बता रहा है तो उसका एनालिसिस करने वाला टूल क्या बताएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस पड़ी हुई है क्या आपकी? नहीं पड़ी है तो इसकी पढ़ लो, वो सेम टू सेम है। वापस से देख लो यहाँ पे क्या बात हो रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है कि भैया वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में नहीं। यानी कि गुड्स परचेज किए 2 लाख रुपए के, लेकिन हाई क्वालिटी के किए ये नहीं बताएगा। चीज समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से इसको एनालाइज करने के जो टूल्स हैं वो भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो लिमिटेशन में आपको क्या मिल गया? इग्नोर कर रहा है यहाँ पे, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को फोकस नहीं करता है। ठीक है, फैक्टर्स यहाँ पे इग्नोर कर दिए। प्राइस लेवल चेंजेस आपके इग्नोर हो जाते हैं। प्राइस लेवल चेंजेस क्या है? पहले हम रॉ मटेरियल इस प्राइस पे खरीद रहे थे जो कि कम थी, अब रॉ मटेरियल को एक्सपेंसिव उसमें खरीद रहे हैं, तो इससे क्या होगा? मार्जिन, या तो हमें यदि उतना का उतना मार्जिन रखना है तो मार्जिन हमारा कम पड़ गया क्योंकि माल हमने महंगे में खरीदा है। अरे भैया ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ रहा है क्या? 10 रुपए की चीज हम खरीदते थे, अब हम उसे 15 रुपए में खरीद रहे हैं। जब 10 रुपए की चीज हम खरीदते थे तो 20 रुपए में हम वो चीज बना के बेचते थे। ठीक है, अब 15 में रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं लेकिन बेचना अभी भी 20 में ही है क्योंकि कॉम्पिटिटर की प्राइसेस भी उतनी हो सकती है या फिर डिमांड ही 20 रुपए के बेसिस पे ही है। तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम हमारी सेलिंग प्राइस चेंज नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में क्या होगा? यहाँ पे मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा। जो प्रॉफिट हम पहले 10 रुपए का कमा रहे थे अब वो प्रॉफिट हम 5 रुपए का कमा रहे हैं। प्राइस लेवल चेंजेस के बारे में नहीं बता पा रहा है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी वजह से हमें अलग से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भैया पिछले जो प्राइस थे उसके बेसिस पे हमें प्रॉफिट 20%, 10%, 100% हो रहा था, लेकिन अब हमें इतना परसेंट ही हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमारा रेशियो एनालिसिस भी। नेक्स्ट इसमें ये पॉइंट है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये अफेक्टेड होते हैं वेंडो ड्रेसिंग और पर्सनल बायस से। पर्सनल बायस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप समझ लीजिए। भाई जब बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, जब अल्टरनेटिव्स होते हैं बहुत सारे हमारे पास कि भाई 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें कुछ ऑप्शंस को एक को चूज करना है। जैसे कि अकाउंटेंट के पास ऑप्शन अवेलेबल है डेप्रिसिएशन के लिए, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी का कौन सा मेथड उसे यूज में लेना है, मशीन आवर रेट है, प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट के बेसिस पे उसे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो बहुत सारे मेथड में से उसे एक मेथड उसे चूज करना है। इसी तरह से लिफो मेथड यूज में लेना है कि फीफो मेथड यूज में लेना है। ठीक है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टूल्स है। अब ऐसे में आपको पर्सनली आपने ये डिसाइड कर लिया, पर्सनली ये जजमेंट ले लिया कि हमें ये लिफो मेथड यूज में लेना है या फीफो मेथड यूज में लेना है, एसएलएम यूज में लेना है या डब्ल्यूडीवी यूज में लेना है, जो भी है आपने डिसाइड कर लिया और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए। अब जब कंपेयर करने की बारी आएगी, इधर एक्स लिमिटेड इधर वाई लिमिटेड, इसने लिफो बेसिस पे रख रखा है, इसने फीफो बेसिस पे रख रखा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलग अलग हो रहा है, तो ऐसे में हम इसे क्या बोलेंगे? पर्सनली बाइज्ड हो गया। यानी कि पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट अलग हो गया। यानी कि पर्सनली हमारा हस्तक्षेप हो गया। कोई इस पे फिक्स यदि रूल होता तो कंपेरेबिलिटी में इजी होता, होता कि नहीं? चीज समझ में आ रही होगी तो लाइक कर दो, हिट कर दो लाइक बटन। देखो भैया मैंने इसमें क्या बता रखा है। पर्सनल बायस का मतलब हो गया यदि हमें चॉइसेस मिल जाती है, अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, अल्टरनेटिव्स होते हैं और उनमें से हमें कुछ चीज़ों को चूज करना पड़ता है, तो हमें वहां पे पर्सनल जजमेंट लेना होगा। और जब हमें पर्सनल जजमेंट लेना होता है इसका मतलब फ्री फ्रॉम बायस है ही नहीं। क्या नहीं है फ्री फ्रॉम बायस? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम बायस नहीं है। और जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम बायस नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? रेशियो एनालिसिस भी क्या हो गया? फ्री फ्रॉम बायस रहा ही नहीं। चीज समझ में आ रही है क्या? ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम बायस है? नहीं। क्या? हाँ होने चाहिए फ्री फ्रॉम बायस, ऑब्वियस है, लेकिन क्या हर बार होते हैं? नहीं होते। क्या रेशियो एनालिसिस फ्री फ्रॉम बायस है? नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हर बार फ्री फ्रॉम बायस नहीं होते। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एग्जांपल बेसिस पे मैंने क्या बता रखा है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं उनमें से आपको चूज करना पड़ेगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स हैं उनमें से आपको चूज करना होगा। इसमें इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। देखो भैया क्या क्वेश्चन है। इट इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स रीग्रुपिंग ऑफ डाटा बाय एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिकल रिलेशनशिप। ये कौन सी टेक्निक है जो रीग्रुप कर लेती है डाटा को एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिकल रिलेशनशिप्स, यानी कि मैथमेटिकली आपके रिलेशन क्रिएट करती हैं दो आइटम्स के बीच में? ये कौन सी टेक्निक है? तो आपको क्या बताना है? रेशियो एनालिसिस। वेरी गुड। उसके दो एडवांटेजेस बताने हैं, तो एडवांटेजेस अपन देख लेते हैं। एडवांटेजेस कौन कौन से हैं कि भैया कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है हमें उसका पता चल जाता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में दिक्कत है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में दिक्कत है, प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो दिक्कत कर रहा है क्योंकि पिछली बार ज़्यादा था इस बार कम है। तो इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हो। कंपेरेटिव एनालिसिस हो सकता है दो फर्म्स के बीच में या फिर इसी फर्म के बीच में इंटरनली। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो?
इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। इंट्रा फर्म में पिछले साल और इस साल के लिए हम कंपेयर करेंगे सेम फर्म में, और इंटर फर्म में हम क्या करेंगे, एक फर्म का दूसरे फर्म से ओके कंपैरिजन हो जाएगा। जजिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की ऑपरेटिंग कैपेसिटी कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, हम उसे चेक कर सकते हैं। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ये छोटी सी थ्योरी हमने कवर की है, जल्दी से इनके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, लाला लिमिटेड एंड बाला लिमिटेड यूज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए ये अलग अलग जो है पॉलिसीज यूज में लेते हैं। एक जना लिफो यूज में लेता होगा, एक जना फीफो यूज में लेता होगा। दीज वेरिएशंस लीव अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। यानी कि हम यदि इनका कंपैरिजन कर रहे हैं ना, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस यानी कि इस फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ कंपैरिजन ऑफ दोज टू फर्म्स वाज नॉट पॉसिबल। और इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ने मेथड दूसरा रख रखा है, दूसरे ने मेथड दूसरा रख रखा है। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस हाइलाइटेड इन द अबव सिचुएशन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या लिमिटेशन है। भैया लिमिटेशन के नाम पे हमने एक बात पढ़ी इसमें, पर्सनली बायस्ड, बिल्कुल यहाँ पे आपको उस लिमिटेशन के बारे में बताना है। ऑल्सो एक्सप्लेन एनी टू अदर लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस अपार्ट फ्रॉम द आइडेंटिफाइड अबव। तो आप ये चीज कर लोगे, रिवाइंड कर लो जल्दी से इस वीडियो को, फटाफट देख लो कौन कौन सी लिमिटेशंस थी, तुम्हें याद है कि नहीं है। वेरी गुड, आगे हम बढ़ते हैं। ये रेशियो कितने कितने टाइप के होते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, वो चीज हम देख लेते हैं। ट्रेडिशनल रेशियोज की हम बात कर रहे हैं भैया। पहले जो रेशियोज थे वो कुछ इस तरह से पढ़े जाते थे। कैसे? बैलेंस शीट रेशियोज के नाम पे उसमें ए भी बैलेंस शीट से आता था, बी भी बैलेंस शीट से आता था। इन दोनों का गुची गुची हम कंपैरिजन करवाते थे। क्या कंपैरिजन करवाते थे? कंपैरिजन करवाते थे, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, रेशियो भी बैलेंस शीट का निकलेगा, तो इसे हमने बोल दिया बैलेंस शीट रेशियोज। वेरी गुड। दूसरा है पी एंडल रेशियोज। इसमें ये आइटम भी पी एंडल का, ये आइटम भी पी एंडल का, और पी एंडल हो रहा है, पी एंडल रेशियोज हो रहे हैं। ठीक है। कॉम्पोजिट रेशियो, इसमें एक पॉइंट आपका बैलेंस शीट का होगा, एक पॉइंट आपका पी एंडल का होगा, और यहाँ पे कॉम्पोजिट रेशियो यानी कि कॉम्बिनेशन बन रहा है इनका। तो ये चीज तो बहुत आसानी से आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं अब अपन। ठीक है भैया। नेक्स्ट है अपना मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल या फिर अकाउंटिंग रेशियोज। मॉडर्न क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं भैया? चार टाइप के अपन रेशियो पढ़ने वाले हैं। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो आपके शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताएगा कि शॉर्ट टर्म यानी कि एक साल में यदि कोई हमें रुपए मांगने आ जाए तो हम उसे रुपए चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में सॉल्वेंसी रेशियो बताता है कि यदि 10 साल बाद में हमें रुपए चुकाने हैं तो हम चुका पाएंगे कि नहीं, वगैरह वगैरह। टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो में हमें यह बताना पड़ता है कि भैया हमने किसका कितना गुना क्या कमा रखा है, हमने हमारी क्रेडिट सेल्स को कैसे कर रखा है, हमने क्रेडिट परचेज कैसे कर रखी है। इस टाइप से आपको रिलेशनशिप यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपको आपके प्रॉफिट के साथ में कंपैरिजन देखने को मिलेगा सेल्स का। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया। इस तरह से आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। फॉर्मूले आपकी बुक्स में भी है, फॉर्मूले आप अच्छे से पढ़ो। अपन स्टार्ट करते हैं नए नए क्वेश्चंस देखना। आगे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ धमाका लिमिटेड इज 3:1। यहाँ पे डेप्ट अपॉन इक्विटी या फिर लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड आपको दिया हुआ है 3:1 यानी कि 3/1। ये आपको फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, रट लो अच्छे से। फॉर्मूले तो अच्छे से याद रखोगे तभी तो क्वेश्चंस में मजा आएगा। ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है यानी कि लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड आपको दिया हुआ है 3:1। और ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन दिस रेशियो। इनमें से किस चीज से रेशियो डिक्रीज हो जाएगा? तो भैया ये है हमारा न्यूमिनेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर यदि इंक्रीज होता है तो रेशियो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। डिनोमिनेटर यदि इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, मेरे को ये बताओ, ये न्यूमिनेटर यदि डिक्रीज हो रहा है तो रेशियो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिनोमिनेटर यदि डिक्रीज हो रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आपको ये चीज समझनी है, न्यूमिनेटर के साथ में इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है रेशियो का, ठीक है, और डिनोमिनेटर के साथ में इसका इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा। ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है तुम्हें तो ये भी बताना पड़ेगा। मेरे को ये बताओ कि यदि मैं बोलूँ 4/2 तो ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है। अब न्यूमिनेटर को इंक्रीज करते हैं यानी कि 5/2 कर देते हैं, तो इससे कितना आएगा? 2.5। यानी कि यदि न्यूमिनेटर हमने डिक्रीज किया है तो इससे हमारा रेशियो क्या हो गया? न्यूमिनेटर यदि हमने इंक्रीज किया है
तो रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चीज समझ में आ रही है। यदि मैं ये बोलूं कि 4/3 है, या चलो 4/2 है, जिसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है भाई। अब हम क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि 4/4 कर लिया मान लो, तो ये क्या आ गया, 1। तो इस केस में क्या हुआ, यदि हमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाना चाहिए। अरे भैया चौथी पांचवी क्लास का पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ये आपका, ठीक है। हालांकि वर्डिंग्स अभी मिल रही है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के इंक्रीज और डिक्रीज का रिलेशन किससे है, रेशियो से। डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन रहेगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ये रेशियो जो है ये बोल रहा है डिक्रीज होगा, ठीक है। किस रीजन से डिक्रीज होगा, रेशियो कब कब डिक्रीज हो रहा है, एक तो डिनोमिनेटर जब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर या तो इंक्रीज होगा तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, या फिर न्यूमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में फैक्टर्स को ढूंढ लो। कई बार ऐसा होता है कि एक चीज तो आपको बोल रही है इंक्रीज होगा, एक चीज बोल रही है डिक्रीज होगा, यानी कि एक इवेंट दिया हुआ होगा जिसकी वजह से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे फर्क पड़ रहा होगा। तो एक साइड तो बोल रहा होगा इंक्रीज हो रहा है, एक साइड आपको पता चल रहा होगा डिक्रीज हो रहा है। ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया न्यूमिनेटर की साइड से देखें कि डिनोमिनेटर की साइड से देखें। तो ऐसे में आपको एग्जाम्पल लेके लेके उसे सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप उसे सोल्व कर पाओगे, अच्छे से उसे समझ पाओगे कि एक्चुअल में रेशियो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन दिस रेशियो, ये रेशियो कम कैसे होगा वो देख लो। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर द कैश ऑफ ₹2 लाख। हम यदि डिबेंचर इशू करते हैं कैश के लिए तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये, लॉन्ग टर्म डेट। और लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपके डिबेंचर इंक्रीज हो रहे हैं। जब डिनोमिनेटर सॉरी जब न्यूमिनेटर आपका इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो तो बढ़ेगा। इसका मतलब ये वो इवेंट तो नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा हो। ये समझ में आ रही है। आपको इस चीज का पता लगाना है कि किसकी वजह से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे डिक्रीज तो होने का रीजन ही नहीं है, ये वाला तो कट हो गया, इसकी वजह से तो इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा रीजन देखो, इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ ₹3 लाख टू वेंडर्स फ्रॉम हुम मशीनरी वाज परचेज। आपने मशीन खरीदी, उसके बदले में आपने डिबेंचर्स दिए, ठीक है। तो क्या डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, क्या डिबेंचर्स को रीपे करना पड़ेगा, तो भैया वो तो उसके टर्म के हिसाब से आपको रीपे करना पड़ेगा, लेकिन इसके वजह से अगेन न्यूमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो अगेन ये आपका रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। आगे देखो थर्ड पॉइंट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ऑफ ₹1 लाख। यहाँ पे गुड्स परचेज हो रहा है उधारी पे, तो ये जो शॉर्ट टर्म आपकी सोल्वेंसी है उसका यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है क्या भाई। इससे आपका लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्या इससे आपके इन्वेंट्री जो इंक्रीज हो रही है, क्या उसका यहाँ पे कोई लेना देना है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस इवेंट का कोई लेना देना नहीं है, तीनों आपस में कट हो गए। तो चौथा इवेंट देख लो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 लाख। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इस इवेंट की वजह से क्या होगा, शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड यानी कि डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि ये वो इवेंट है, डी आंसर होगा इसका। ये वो इवेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छे से समझ लो, आपको ये देखना होगा कि हर एक इवेंट से यहाँ पे फर्क पड़ रहा है क्या इस रेशियो के फॉर्मूले पे, ठीक है। तो देखा हमने पहला, सबसे पहला पॉइंट इशू ऑफ डिबेंचर। जब डिबेंचर इशू हो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डेप्ट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो जब लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज हो रहा है यानी कि न्यूमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, ऐसे में रेशियो भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, तो वो कट हो गया। सेम सेकंड पॉइंट है, उसमें भी डिबेंचर इशू हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 1 लाख रुपीज से, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में कोई लेना देना ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट का, क्योंकि यहाँ पे क्या चीजें हो रही है भाई, हर एक ट्रांजेक्शन में दो चीजों का आपको पता लगाना है, ठीक है ना। ड्यूल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यही तो कह रहा है, टू इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो दो इफेक्ट यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो आपके गुड्स इंक्रीज हो गए और एक आपकी उधारी बढ़ गई, यानी कि क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे ना तो क्रेडिटर कहीं काम में आ रहा है और ना ही इन्वेंट्री कहीं काम में आ रही है, ठीक है। तो ये हमने हटा दिया। चौथा पॉइंट क्या है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख रुपए का आपने इक्विटी शेयर इशू किया है। जब 2 लाख रुपए का आपने इक्विटी शेयर इशू किया तो इससे क्या हुआ, शेयर होल्डर्स फंड बढ़ गया, शेयर्स बढ़ गए। जब शेयर्स बढ़ गए 2 लाख के, तो इसका मतलब क्या है, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड बढ़ गया, शेयर होल्डर फंड बढ़ गया यानी कि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर इंक्रीज होने की वजह से आपका रेशियो डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपका रेशियो डिक्रीज हो गया, ये आपका रीजन है। आंसर हो गया डी। अरे भाई टाइम दो इन चीजों को, थोड़ा दिमाग लगाओ। हर बार टीचर ही थोड़ी सब कुछ बता के जाएगा, अपना दिमाग भी तो अप्लाई करोगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। यहाँ पे इक्वेशन की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो चलो जल्दी से इसे देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको हम सीओजीएस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सीओजीएस बोल सकते हैं। सीओजीएस के यहाँ पे दो फॉर्मूले हो सकते हैं भाई। पहला फॉर्मूला ये है कि सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी। दूसरा फॉर्मूला इसका ये हो सकता है कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अच्छा, कई जगह पे ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस, सॉरी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी आपको दे सकता है। तो आपको डिपेंड करता है कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उस हिसाब से आपको अपना आंसर टिक करना है। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी। भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, सेल्स में से जीपी को लेस करते हैं, ठीक है, प्लस नहीं करते। तो लेस यदि यहाँ पे होता तो ये हमारा ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे क्या है, प्लस किया हुआ है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस परचेज कर दिया यहाँ पे, एड डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया, माइनस वापस से क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दिया। यहाँ पे यदि प्लस होता तो हमारा आंसर ये हो जाता भाई, है कि नहीं। नेक्स्ट देख लो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल, ये एकदम सही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स माइनस जीपी। चीज समझ में आ रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, सेल्स, और लेस कर दिया जीपी, तो ये क्या आ जाएगा आपके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं या फिर पिछले सालों के जो भी पेपर्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अच्छा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आईसीआर, इसका फॉर्मूला तो अभी अपन ने डिस्कस किया था। आईसीआर का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड बाई इंटरेस्ट। ठीक है, इससे हम क्या पता करते हैं कि भैया कितना ज्यादा हमने इंटरेस्ट के, कितना गुना ज्यादा हमने कमाई की है। तो ईबीआईटी का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ईबीआईटी का मतलब क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से आप यदि इंटरेस्ट लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ये समझ में आ रही है? इसमें से यदि आप टैक्स लेस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये समझ में आ रही होगी। वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 12 लाख रुपए का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ गया 12 लाख रुपए। कितने रुपए का, 12 लाख रुपए का। ठीक है, आगे दिया हुआ है 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 1 करोड़। 1 करोड़ रुपीज के डिबेंचर है, 1 करोड़ के डिबेंचर है, 1 CR का डिबेंचर है, 10% का उसका इंटरेस्ट रेट है। तो 10 लाख रुपए इसका क्या हो गया, टोटल 10% हो गया। हुआ कि नहीं? 10 लाख रुपए क्या है भैया, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है। जो डिबेंचर के आगे परसेंटेज लिखा हुआ होता है वो उस डिबेंचर का क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। पहली चीज तो ये, ठीक है। डिबेंचर के आगे ये जो इंटरेस्ट है वो क्या है, ये जो परसेंटेज है वो क्या है, डिबेंचर का इंटरेस्ट का रेट है। ठीक है, तो डिबेंचर कितने का है मार्केट में, 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर है मार्केट में, उसका 10% कितना होगा, 10 लाख रुपए होंगे। तो ये इंटरेस्ट हमने लिख लिया यहाँ पे, 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। ठीक है, ये हो गया भाई 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट। आगे क्या दिया हुआ है, टैक्स रेट 40% दिया हुआ है। ओके भैया, ये टैक्स रेट 40% है। तो मेरे को ये बताओ, किसी एक्स अमाउंट में से 40% को रिड्यूस किया होगा यानी कि 60% आया होगा। ये समझ में आ रही है क्या? ये जो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये कितना परसेंट है, 60% है इसका मतलब, क्योंकि 40% तो टैक्स ही था। तो हम क्या करेंगे, 12 लाख में डिवाइड कर देंगे 60 का और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो कौन सी अमाउंट आ जाएगी, 100% वाली अमाउंट आ जाएगी। वापस से चेक कर लो मैंने क्या किया, 12 लाख यदि 60% है तो 100% क्या होगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है भाई, 20 लाख रुपीज आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 20 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 लाख रुपीज। अब 20 लाख रुपीज कब आया, जब ये 10 लाख रुपीज का इंटरेस्ट हमने लेस किया, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, 30 लाख रुपीज है। अरे भाई, इतनी सी चीज को समझना है कि हमें चाहिए क्या यहाँ पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें पता है यहाँ पे 10 लाख रुपए का है कि नहीं। अभी तो हमने कैलकुलेट किया 1 करोड़ का 10%। ठीक है, 10% डिवेंचर के हिसाब से। एक एक बात तो ये होगी, इंटरेस्ट हमने लिख लिया है। अब हमें क्या चाहिए, ईबीआईटी। ईबीआईटी कैसे निकलेगा, तो पहले ये एक बार चेक कर लो कि हमारे पास है क्या यहाँ पे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से यदि हम इंटरेस्ट लेस कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। उसमें से हम यदि टैक्स घटा देंगे तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और वो हमें दिया हुआ है 12 लाख रुपीज का, 12 लाख रुपए का अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है।
और ये 40% टैक्स को रिड्यूस करने के बाद में, यानी कि ये अमाउंट कितनी होगी, 60% होगी। जब ये अमाउंट 60% है तो 100% हमें अमाउंट निकालनी है, वो आ गई हमारे पास 20 लाख रुपीज। ठीक है, 20 लाख का 40% यानी कि 8 लाख रुपीज हमने लेस किए होंगे, तब जाके हमारे पास 12 लाख रुपए का क्या आया यहाँ पे, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स आया। ठीक है, और ये 20 लाख कब आया होगा, जब हमने ये 10 लाख किसी अमाउंट में से रिड्यूस किया होगा। तो किस में से 10 लाख घटाया होगा, हमने 30 लाख में से 10 लाख घटाया होगा। तो यहाँ पे अर्निंग आफ्टर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया, 30 लाख रुपए आ गया। ये समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 टाइम्स है हमारा आईसीआर। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना निकल के आ गया भैया, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आंसर में देख लो 3 टाइम्स बी है हमारा ऑप्शन। चीज समझ में आ रही है क्या? आपको ये इन्वेस्टिगेट करना होगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है और हमें क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, एक बार रिवाइंड करके वापस से समझो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विच रेशियो इंडिकेट द स्पीड एट विच एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म्ड। किस स्पीड से कौन सी एक्टिविटी हो रही है, बिजनेस का कौन सा ऑपरेशन किस बेसिस पे हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, ये कौन सा रेशियो आपको बताता है, टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो बताता है। चीज समझ में आ रही है क्या? ऑप्शन हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है भैया सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब देख लो यहाँ पे दिया क्या क्या है, हमें दिया है यहाँ पे सेल्स दी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स दी हुई है 2 लाख की, एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास है 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे डिवाइड में लिख लेता हूँ कि भैया यहाँ पे हमारे पास 20,000 तो दिए हुए हैं। ठीक है, सीओजीएस हमें निकालना है, और सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी। ठीक है भाई, सेल्स हमारे पास दी हुई है 2 लाख रुपीज की, माइनस जीपी कितना है 10% है। जब तक ये नहीं दिया हुआ हो कि 10% ऑन कॉस्ट, हमें 10% किस पे मानना है, सेल्स पे ही मानना है। जीपी हमेशा सेल्स पे होता है, जब तक कि ये खासकर आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ हो कि वो कॉस्ट पे है। जब कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ये कॉस्ट पे है कि सेल्स पे, हम किस पे मानेंगे, सेल्स पे मानेंगे। तो सेल्स का 10% यानी कि ये 20,000 आ जाएगा यहाँ पे जीपी, 2 लाख का 10% 20,000 रुपये आ जाएगा जीपी। अब बताओ सीओजीएस कितना आ गया, 1,80,000 का सीओजीएस आ गया। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले में इसे पुट कर देता हूँ, 1,80,000 डिवाइड बाई 20, ये कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स। आ गया भैया आंसर। ऑप्शन क्या है, ए है हमारा ऑप्शन। ये समझ में आ रही है क्या? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे और बात करते हैं, इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 65%, यदि ऑपरेटिंग रेशियो 65% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा। तो भैया इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको यह चीज पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ये दोनों का जो वैल्यू होता है वो 100 के बराबर होता है। अब ऑपरेटिंग रेशियो बोल लो चाहे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोल लो, बात एक ही है। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दोनों का मतलब एक ही है। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है कि भैया ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का टोटल कितना होता है, 100 होता है। यदि एक चीज 65% है तो दूसरी चीज कितनी होगी, 35% होगी। ऑप्शन आ जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी जल्दी से सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। What will be the impact of issuing 5 lakh rupees equity shares to vendor for building purchase on debt and equity of X Limited? X Limited के debt और equity पे क्या फर्क पड़ेगा यदि हम 5 लाख रुपए के शेयर किसी बिल्डिंग के वेंडर को दे देते हैं। तो भैया डेट और इक्विटी के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, ये जो इक्विटी शेयर्स है ना, यदि आप उसे इशू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो, तो इक्विटी शेयर्स किस में काउंट होते हैं, इक्विटी में काउंट होते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, आपने पता कर लिया ये इक्विटी से रिलेटेड है। वेरी गुड बेटा, आपने भी पता कर लिया ये इक्विटी से रिलेटेड है। इसका मतलब यदि आपने इक्विटी शेयर को इशू किए हैं तो बताओ दया, ये इक्विटी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, इंक्रीज होगी ना। वेरी गुड, तो इसका मतलब ये है दया कि ये जो आपका जो डेट है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस इवेंट का। अरे भैया इक्विटी शेयर आपने इशू किए, लेकिन यहाँ पे इस पे डेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके इक्विटी शेयर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि आपकी इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन में देख लो क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है डेट विल रिमेन सेम एंड इक्विटी विल इंक्रीज। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। डेट क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, और इक्विटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के वाला दिया हुआ है आपको, असर्शन दिया हुआ है ए हाई डेट इक्विटी रेशियो इज रिस्की। और भाई भयंकर बात है, तो डेट रेशियो यदि इंक्रीज होता है,
डेट इक्विटी रेशियो यदि इंक्रीज होता है, आइडल रेशियो 2:1 है, यानी कि आप अपनी पॉकेट से जितनी कैपिटल लगा रहे हो उसका 2 टाइम्स, कितना, 2 टाइम्स तक आप क्या कर लो, डेट ले लो, उधारी ले लो। यहां तक तो ठीक है। लेकिन यदि 2 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, आपका डेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसे केस में रिस्क भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कल को आपकी इन्वेंट्री को सेल आउट करने पर रेगुलर पैसा नहीं आया तो भैया लॉन्ग टर्म में आप सोल्वेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि चुकाने का टाइम आएगा, बड़ी अमाउंट चुकाने का टाइम आएगा, तब आप क्या करोगे, किस चीज को बेच करके चुकाओगे, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। दूसरी सिचुएशन ये है, यदि आप उधार ज्यादा ले लोगे तो उस केस में यदि लॉस हो जाता है तो भी आपको इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा ना। चीज समझ में आ रही है? तो ऐसे में आपका खर्चा आपके माथे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देख लो, रीजन देख लो, इट में पुट द फर्म इनटू डिफिकल्टी टू पे लॉन्ग टर्म डेट्स। लो आई बात बोल रही है भैया, यही बात बोली हुई है कि आपको लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने में डिफिकल्टी हो सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आंसर में दोनों दोनों बातें लिंक कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट। चीज समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट रेशियो एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। हा, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यही तो फॉर्मूला होता है किसका, करंट रेशियो का। वेरी गुड, पहली चीज तो ये। दूसरा क्या बोल रहा है ये रीजन में, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो इज टू मेजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन ड्यू, यानी कि जब भी जरूरत पड़े हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को चुका देंगे विदाउट रिलाइंग अपॉन द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री। बेटा यहाँ वाली बात जो है ना, ये इसने थोड़ी सी गड़बड़ बोल दी। क्या बोला इसने कि हम सारे के सारे करंट असेट्स के थ्रू हमारी करंट लायबिलिटी को, यानी कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो हैं उनको क्या कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे। तो मेरे को ये बताओ, करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज भी तो आती है। सर जी मान क्या ठाप आईडी, अरे तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम है ना बैलेंस शीट को पढ़ोगे, बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देखोगे, तो उसमें पता चल जाएगा करंट असेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। साल का एंड हो गया बेटा, एग्जाम की स्टार्टिंग होने को है, ठीक है। यदि तुम्हें ये नहीं पता कि करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज आती है तो ठीक है, हे भगवान, इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज करंट असेट्स में आती है, और इन्वेंट्रीज को ये कह रहा है कि हम इसको बेचेंगे नहीं तो भी हम चुका देंगे। तो बेटा इन्वेंट्रीज है ना आपकी करंट असेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इन्वेंट्रीज पे आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा, रिलाई होना पड़ेगा, इस पे आपको निर्भर होना पड़ेगा, ताकि आप अपने करंट असेट ताकि आप अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दो। इस समझ में आ रही है? तो आप इन्वेंट्रीज को ताक में नहीं रख सकते। लेकिन 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 इस पूरे के पूरे केस में, यानी कि इस पूरे के पूरे रीजन में, यदि असर्शन और रीजन में यहाँ पे करंट रेशियो की जगह क्विक रेशियो होता, क्या होता, क्विक रेशियो होता, तो भैया क्विक रेशियो जो है ना, उसके लिए हम ये बोल सकते थे कि इन्वेंट्री को ताक पे रख दो भले ही, लेकिन फिर भी हम क्विक रेशियो को यूज में ले सकते हैं। क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। और क्विक असेट को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, करंट असेट में से इन्वेंट्री क्या क्या लेस कर देंगे, इन्वेंट्री लेस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस यदि हैं तो वो लेस हो जाएंगे, और यदि एडवांस टैक्स नाम की कोई चीज है, क्या एडवांस टैक्स नाम की कोई चीज है, तो वो भी लेस हो जाएगी। इससे क्या आ जाएगा आपके पास, क्विक असेट आ जाएंगे। चीज समझ में आ रही है क्या? करंट असेट में से यदि आप इन चीजों को लेस कर देते हो, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स, तो आप क्या निकाल लोगे, क्विक असेट निकाल लोगे, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि क्विक रेशियो का जो रिलेशन है वो क्विक असेट और करंट लायबिलिटी के बीच में है, बिल्कुल है। क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला मैंने नीचे लिख रखा है यहाँ पे, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये क्या है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पे किस किस की चीज के बीच में रिलेशन है, क्विक असेट और करंट लायबिलिटी के बीच में। तो यदि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ होता कि ये क्विक असेट और करंट लायबिलिटी के बीच के रिलेशन को बताता है, कौन सा, क्विक रेशियो, तो एकदम सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो इज टू मेजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन ड्यू विदाउट रिलाइंग अपॉन द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री को ताक पे रख दो, साइड में कर दो। तो इन्वेंट्री को हमने साइड में कर दिया, क्विक असेट के अंदर इन्वेंट्री है ही नहीं, मिली भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑलरेडी साइड में किया हुआ है। तब यहाँ पे हम बोल सकते थे कि असर्शन और रीजन दोनों क्या है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल किसकी बात हो रही है, करंट रेशियो की बात हो रही है, और करंट रेशियो के केस में करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशन होता है, ऐसा असर्शन में बोला है। वेरी गुड, एकदम सही बोला है।
तो असर्शन तो इसका एकदम सही है, लेकिन जो रीजन है उसमें ये क्या बोल रहा है कि इन्वेंट्री को ताक पे रख दो, तो ऐसा नहीं हो सकता, करंट असेट में इन्वेंट्री मिली हुई होती है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ये आ जाएगा इसका आंसर, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द प्रोप्राइटर्स फंड आर। आपको यहाँ पे ये बताना है कि प्रोप्राइटर्स फंड कितना है, कितने रुपए का है। ठीक है, करंट असेट दिया हुआ है, नॉन करंट असेट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हुई है, प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ है। अरे वाह, तो मेरे को ये बताओ प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इक्विटी अपॉन टोटल असेट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट या इक्विटी अपॉन टोटल असेट, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। ठीक है, तो इक्विटी को हम क्या बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड बोल सकते हैं, प्रोप्राइटरी फंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोप्राइटरी का फंड बताना है, कहने का मतलब है इक्विटी की वैल्यू बतानी है आपको। तो अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या आपको, जल्दी से देख लो। इक्विटी आपको दिया हुआ नहीं है, वही तो निकालना है, प्रोप्राइटर्स फंड निकालना है। ठीक है भाई, इक्विटी हम आपको निकाल के देंगे यहाँ पे। अपॉन टोटल असेट आपको कितनी दी हुई है, करंट असेट और नॉन करंट असेट की टोटल होती है हमारी। ठीक है, ठीक है, करंट असेट और नॉन करंट असेट की टोटल कितनी आ रही है, 60 लाख रुपीज। ये लो भैया, 60 लाख रुपीज इज इक्वल टू कितना आएगा, 25% आ रहा है। ठीक है भाई, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्विटी डिवाइड बाई 60 लाख रुपीज इज इक्वल टू 25% आएगा। तो अब इसकी इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए 60 लाख रुपीज का हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट 25% निकाल लेंगे। कितना आएगा भाई, 15 लाख रुपए आ जाएगा। ये 15 लाख रुपए हमारा आंसर हो गया डी। कितना सिंपल था, इक्विटी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, यानी कि प्रोप्राइटर्स फंड निकालना है आपको, प्रोप्राइटरी रेशियो आपको दिया हुआ है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिख लो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इक्विटी या फिर प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट। ठीक है, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट में आपको दिया हुआ क्या क्या है, टोटल असेट आपको दिया हुआ है, या आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। शॉर्ट टर्म सॉरी करंट असेट और नॉन करंट असेट की टोटल आपकी क्या हो गई, टोटल असेट हो गई 60 लाख रुपीज। इक्विटी आपको निकालनी है, इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 25%। आप इसे यदि क्रॉस ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी 60 लाख रुपीज का 25% यानी कि 15 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इफ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ अमन लिमिटेड इज 60%, इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी। ये तो सेम क्वेश्चन पिछले बार की तरह आ गया, सीबीएसई 2023। और लास्ट टाइम कब देखा मैंने, ये टर्म 1 में भी आया हुआ है भाई, बार बार रिपीट होगा क्या, होगा इस साल, देखते हैं। वैसे तुम्हारी लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम्हें पता है ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%। तो यदि एक का परसेंटेज दिया हुआ है, दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट लिख देना 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो, इनमें से सॉल्वेंसी रेशियो कौन सा नहीं है, लिस्ट याद है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियोज में कौन कौन से, सॉल्वेंसी में कौन कौन से हैं। तो भैया सॉल्वेंसी में आपके अभी अपन ने पढ़ा प्रोप्राइटरी रेशियो, बिल्कुल ये सॉल्वेंसी में है। असेट टू डेट रेशियो या डेप्ट इक्विटी रेशियो, ये सारे आपके किस में है, सॉल्वेंसी रेशियो में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपके सॉल्वेंसी में है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस में है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नॉट ए सॉल्वेंसी रेशियो, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्विक असेट कैन बी मोर देन करंट रेशियो, सॉरी क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो। बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ओहो समझाना पड़ेगा ना मेरे को। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है भाई, अब बात यह है बेटा कि करंट असेट बड़ा है कि क्विक असेट बड़ा है, हमेशा करंट असेट बड़ा है, क्योंकि करंट असेट में से हम क्या क्या लेस कर रहे हैं, यहाँ पे वापस से देख लो, इन्वेंट्री लेस कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर रहे हैं, और एडवांस टैक्स यदि है तो वो भी लेस कर रहे हैं, फिर क्या निकाल रहे हैं, क्विक असेट निकाल रहे हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे बेस तो सेम है, यानी कि डिवाइड किससे हो रहा है, करंट लाइबिलिटी से ही हो रहा है, और यहाँ पे न्यूमिरेटर ज्यादा है, यहाँ पे न्यूमिरेटर कम है। तो ऐसे में रेशियो यहाँ का बड़ा होगा, रेशियो क्या होगा, ये ज्यादा होगा, और रेशियो यहाँ का क्या होगा, कम होगा। तो ऑब्वियस है कि कभी भी क्विक रेशियो करंट रेशियो के इक्वल हो सकता है, हो सकता है क्या, इन्वेंट्री नहीं है तो हो सकता है, लेकिन यदि इन्वेंट्री है तो करंट असेट क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉरी करंट असेट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस है करंट रेशियो भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो नहीं,
पहला ही ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं अब, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अरे भैया हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है कि आप इन्वेंट्री बार बार खरीद रहे हो, बार बार बेच रहे हो, बार बार खरीद रहे हो, बार बार बेच रहे हो, ठीक है, ये हाई है आपके इन्वेंट्री, बिल्कुल पानी पतासे वाले की तरह, आप डेली बनाते हो डेली बेचते हो, ठीक है। अब इस केस में इसने एक यहाँ पे क्या दिया, अपवाद दिया है भैया, क्या बोला है इसने, एक्सेप्ट व्हेन गुड्स आर बोट इन स्मॉल लॉट्स, ओके, एंड सोल्ड क्विकली एट लो मार्जिन टू रियलाइज कैश, ओके। ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया यदि आपका हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, लेकिन वो रेशियो आपका हाई इस वजह से नहीं होना चाहिए, कौन कौन सी वजह दी हुई है कि या तो आप स्मॉल लॉट्स में खरीद रहे हो, छोटे छोटे लॉट्स में खरीद रहे हो, कभी 10 चीजें लिया है, कभी 15 चीजें लिया है, कभी 10 किलो लिया है, कभी 15 किलो लिया है, ठीक है। अब ऐसे केस में अब जब छोटे छोटे लॉट्स में ये चीजें खरीद रहे हो तो ऐसे में ऑब्वियस है हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा, बार बार ला रहे हो, बार बार बेचो, बार बार ला रहे हो, बार बार बेचो, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, पहली चीज तो ये आप एक एक ऑप्टिमम जो आपका इन्वेंट्री बैठता है उस बेसिस पे आप उस इन्वेंट्री को परचेज कीजिए और उस इन्वेंट्री को आप सेल आउट कीजिए, और इस केस में हाई होगा तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन यदि स्मॉल लॉट्स में आप बार बार लाके बार बार बेच रहे हो और अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई बता रहे हो तो ये चीज गलत है, ठीक है। और आगे ये बोल रहा है लो मार्जिन के चलते आपने है ना कैश में जल्दी बेच दिया, ठीक है, ये तो लाने की बात हो गई, स्मॉल लॉट्स में परचेज करने की बात हो गई, और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो कि है ना जल्दी से कैश आ जाए इसलिए कम मार्जिन रख रहे हो, मार्जिन क्या रख रहे हो, लो रख रहे हो। तो भैया आपने अपना प्रॉफिट का मार्जिन कर दिया कम, ठीक है, माल क्यों कर दिया मार्केट में सस्ता, ऐसे केस में आपका माल जल्दी जल्दी बिक रहा है तो इसलिए आप जल्दी जल्दी ला रहे हो, जल्दी जल्दी बेच रहे हो, और इसके चलते यदि आप ये बोल रहे हो कि आपका हाई मार्जिन सॉरी हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, तो ये बात क्या है आपकी गलत है, इट इज बैड फॉर द फर्म। तो गुड तभी तक है जब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो इसमें ये लिखा है, बिल्कुल ये सही लिखा है, जब तक हम माल को सही तरीके से ला रहे हैं, सही तरीके से बेच रहे हैं, ठीक है, और ऐसा हम बार बार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो हमारी फर्म के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि हम माल को थोड़ा थोड़ा करके बार बार खरीद रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ज्यादा खरीद लिया हमने, ज्यादा बार खरीद रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, और ऐसे में सेल आउट करते वक्त हम मार्जिन कम रख रहे हैं, ठीक है, तो कैश जल्दी जल्दी आ रहा है, ऐसे केस में ये हमारी फर्म के लिए बढ़िया नहीं है क्योंकि मार्जिन बहुत ही कम रह गया, और आप बार बार इन्वेंट्री को परचेज कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि हाई इन्वेंट्री टर्नओवर है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट एकदम करेक्ट है कि भैया हमारी फर्म के लिए क्या सही है क्या गलत है। सम ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज 100, बिल्कुल ये एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन में हमें देखना होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। कैसे लगे भैया आपको ये क्वेश्चंस, जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके सामने होंगे, और आपको चेक करके बताना है कि आपके वो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।